नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूक्रेन से सही सलामत भिलाई पहुंचे यश दीवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 2 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। भोले बाबा की बारात को लेकर तैयारियां हो चुकी पूरी। बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि सभी जिलों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा और 20,000 से अधिक कलाकार होंगे शामिल। दुर्ग जिले के अंजोरा थाना अंतर्गत के बेरिया चौक के पास स्थित नाले में अज्ञात पुरुष की 3-4 दिन पुरानी मिली लाश, जताया जा रहा हत्या का संदेह। जिले में मार्च माह से शुरू होने वाले हैं 10वीं 12वीं की परीक्षा, जिसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्न पत्र को सुरक्षित मोहन नगर थाने रखवाया। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के 2 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। एक संतोष बरेट खरसिया निवासी, दूसरा नीलेश जायसवाल लोरमी जिला मुंगेली के निवासी है। आज भी उनकी सलामती की दुआ करते हैं यूक्रेन से वापस भिलाई पहुंचे छात्र यश दीवान। यश का कहना है कि वह अपने क्लासमेट दोस्तों को लेकर दहशत में है। अभी भी उनका दिल अचानक धड़कने लगता है, पर उसे पूरा विश्वास है कि भगवान उसके दोस्तों को सही सलामत वापस उन्हें छत्तीसगढ़ पहुंचाएगा। यश ने ग्रैंड न्यूज से अपनी आप बीती शेयर करते हुए कहा कि दोस्तों को बचाने के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। यूक्रेन में हालात ठीक नहीं है। जैसे तैसे लोग अपनी जान बचाकर भारत पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर से भी कई छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसके अलावा बिलासपुर के 2 छात्र ऐसे हैं जो अब भी युद्ध की हालत में अपनी सरकारों से मदद के लिए राह तक रहे हैं। युद्ध शुरू होने से ठीक एक दिन पहले भिलाई पहुंचे छात्र यश दीवान ने बताया कि उनके कई मित्र अब यूक्रेन में फंस चुके हैं। वॉर जोन होने के चलते उन्हें वहां से निकाल पाना लगातार कठिन होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि वहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सबसे पहले वापस देश में सुरक्षित लाने की व्यवस्था करें। छात्र यश दीवान ने बताया कि लगातार उनकी फैमिली उनके संपर्क में रही और युद्ध के हालातों को लगातार बताती रही, लेकिन यूक्रेन सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त कर रही थी कि युद्ध के हालात नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने परिजनों की बात मानते हुए युद्ध शुरू होने के ठीक एक दिन पहले भिलाई के लिए रवानगी ली और आज वह राहत की सांस ले रहे हैं। उनका पूरा परिवार उनके फैसले से खुश है और भारत सरकार सहित भगवान को धन्यवाद दे रहा है। ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान यश दीवान ने बताया कि यूक्रेन में वे पिछले 4 सालों से अध्ययनरत हैं। उनके अलावा भारत से बहुत से छात्र वहां जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और अब युद्ध के हालात में वो भी फंस चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2 देशों की सीमा मांगते हुए वह भारत पहुंच पाए हैं। कीवी और कतर देश की सीमा से होते हुए वह भारत पहुंचे हैं। यश ने बताया कि भारत सरकार से उन्हें बेहतर मदद नहीं मिल पा रही। उनका कहना है कि उनके कई मित्र अभी भी वहां फंसे हुए हैं। युद्ध के चलते वहां के लोगों को बंकर बनाकर शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे उनकी जिंदगी सुरक्षित रह सके। लगातार आसपास के देशों से मदद की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन हालात ठीक नहीं होने के कारण छात्रों और कई भारतवासियों को मदद नहीं मिल पा रही है। उन्होंने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि उनके 2 मित्र संतोष बरेट, नीलेश जायसवाल अब भी यूक्रेन में युद्ध के हालात में फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए भारत सरकार जो संभव मदद हो सकती है तत्काल करे, क्योंकि दोनों ही छात्र छत्तीसगढ़ से हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम यश दीवान है। मैं कीव से 23 को यहाँ वापस आया हूँ और मेरा जो आने का जो भी खर्चा था वो मैं खुद से ओन करके खुद के एक्सपेंस से आया हूँ। बट हाँ, मेरे बहुत से फ्रेंड्स अब वहाँ फंसे हुए हैं जो लेट कर दिए, जिनको निकल जाना था, बट हमको कोई क्लू नहीं था कि वहाँ से निकलना अभी सेफ़ है कि नहीं और क्या है कैसा है। तो जैसे ही हम यहाँ लैंड किए उसके बाद से जो फ़्लाइट्स थी वो बंद हो गई, दूसरे ही दिन बंद हो गई और वहाँ पे रात में 12:30 के समय पे वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गए और जो भी था जैसा भी था सब बंद हो गया। वहाँ पे फूड सप्लाईज बंद हो गए, वहाँ पे जो भी ATMs थे वो बंद हो गए। जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनके ओन अपार्टमेंट्स थे, जिनके हॉस्टल में थे, वो उनको सबको निकाल के एक मैं वहाँ पे जितने भी सेपरेट मेट्रोज़ है वहाँ पे उनको रख दिए। और क्या बोलना चाहिए कि वहाँ पे रहने की उनको
बोला गया, क्योंकि वो एक बंकर्स में है, बंकर्स टाइप के रहते हैं क्योंकि अंडरग्राउंड है, तो उस कारण उनको वहाँ कैप्चर कर दिया गया। और अब ऐसी स्थिति है कि उनके पास अब खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, क्या है कैसा है वो मेरे को बस जैसे जैसे जब बात होती थोड़ा टेंशन होता है कि मैं तो आ गया, बट मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जैसे हो सके उनको बुलाएं। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है एकदम से इवैक्यूएट करना, क्योंकि वो वॉर जोन है, बट जैसे भी किसी और कंट्री के थ्रू जो हो रहा है, पोलैंड से, हंगरी से, स्लोवाकिया से, उसके लिए थैंक यू। बट अभी भी यूक्रेन में ऐसी बहुत से स्टेट है जहाँ पे नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि मेरी कंटिन्यू मेरे फ्रेंड्स से बात हो रही है। मेरा फ्रेंड वहाँ पे संतोष बरेट करके है जो बिलासपुर से है, और एक नीलेश जायसवाल है जो लोरमी से है, बिलासपुर से है। तो उनके लिए भी मैं, उनकी फैमिली के लिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो मेरे खास और भी हैं, बट वो मेरे खास है क्योंकि मैं उनके साथ स्टडी किया हूँ, उनके साथ मैं रहा हूँ, तो उनके लिए थोड़ी मेरे को चिंता है, और बाकी लोग के लिए भी मेरे को है। बट एक होता है एक मन की जो फीलिंग्स है, मैं उनके लिए बोलता हूँ। और मैं यहाँ की छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप उनको बुलाएं, क्योंकि वो अभी टाइम में वो जिस सिचुएशन में, जिस हालत में, वो हालत मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सेफली आ चुका। हाँ लोग को ले सकते हैं, वैसे बीच बाच में हो रहा था। हाँ अभी सेफ है, मतलब अभी तो कुछ हुआ नहीं सर। हाँ ये तुम ये बताओ, तुम्हें अपने घर की कितनी याद आती है? घर की याद तो अभी ऐसा है कि बोल नहीं सकता, मतलब बहुत ही है, क्योंकि ऐसा हो गया कि अभी कब घर पहुंचे, और घर में भी सब परेशान है, और अभी हम लोग क्यू में हैं, और क्यू का हालत ऐसा है अभी कि हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते। अच्छा जो अभी इंडियन गवर्नमेंट को फ्लाइट भेज रहे हैं, वो हमसे रोमानिया जो है करीब 1000 किलोमीटर दूर है, हाँ और यहाँ से निकलने के लिए अभी हम लोग का ट्रेन भी बंद है, ट्रेन चल रहा है बट सेफ नहीं है, बस भी बंद है, तो अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। बट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट अभी गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रहा, तो हम लोग शेल्टर में ही अभी बैठे हुए हैं। तुम कौन सी मेडिकल में हो? कौन से मेडिकल कॉलेज में? मैं तारस शेवचेंको क्यू नेशनल मेडिकल क्यू में है, तारस शेवचेंको। अच्छा, तो रूस की सेना अभी नहीं पहुंची है तुम्हारे क्षेत्र में? नहीं, पहुंच गया है, अभी हो रहा है, बट हम लोग क्या है, शेल्टर में है, तो थोड़ा सेफ फील कर रहे हैं, बाहर का माहौल पता नहीं चल रहा है। बाकी न्यूज जो आ रहा है उसके हिसाब से अभी बहुत जगह ब्लास्ट हुआ है। हाँ, जी, और क्या कहना चाहते हो तुम? भारत सरकार से क्या चाहते हो? अभी तो जैसा जो भी पॉसिबल होता है सरकार से, कि हम लोग ठीक है, अभी हम लोग का इंडिया जाना पॉसिबल नहीं है, बट जो भी 2 दिन 4 दिन में जैसे होता है, बट अभी जितना जल्दी सो क्यू से निकाल देंगे तो ज्यादा अच्छा है हम लोग के लिए, क्योंकि यहाँ यूक्रेन में भी क्यू और खार्किव 2 जगह है जो थोड़ा अनसेफ है। अच्छा, तुम अपने मित्रों का नाम बताओ जो है वहाँ। जी, वहाँ जो हैं उन लोगों का नाम बताओ। यहाँ हम लोग हैं नीलेश जो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है वो? अभिजीत और नीलेश छत्तीसगढ़ से है। हाँ, और लोरमी। अच्छा, और एक बेटा है अभिजीत शशिधरन है, हाँ, केरला से है। अच्छा और उसका भाई है एक शशिधरन, वो भी केरला से, दोनों भाई हैं। अच्छा। संतोष, तुम्हारे मित्र हैं यश दीवान। जी 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 हाँ, उनसे मेरे को नंबर मिला है तुम्हारा, और वो वापस अपने घर पहुंच गए हैं। जी जी, वहाँ अभी यहाँ जिस दिन हुआ था ना, हाँ, मतलब जिस दिन पहला ब्लास्ट था उसके जस्ट एक दिन पहले वो घर पहुंचे। हाँ। तो मेरा उससे बात हुआ था, बोला कि भाई बढ़िया पहुंच गया हो, उसका क्या बोले लक था कि भगवान के दया से वो बढ़िया पहुंच गया, बट हम लोग का भी कुछ वजह तो अच्छा है। हाँ, अब अभी तो हम लोग अपने तक खुद से कुछ नहीं कर सकते, अब जो भी करेगा गवर्नमेंट करेगा, तो जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट अपने लिए कुछ हेल्प करते हैं तो अपने लिए भी अच्छा है, अपने फैमिली वालों के लिए भी अच्छा है। अच्छा, घर वाले भी बहुत टेंशन में है। हाँ हाँ, ठीक है संतोष, मेरे को और आवश्यकता पड़ेगी तो
मैं तुमसे बात करूंगा। यूक्रेन का कुछ है क्या तुम्हारे पास, बमबारी का? नहीं, उसका तो क्योंकि अभी यहाँ मना कर दिया कुछ भी फोटो लेना बाहर का, तो अभी क्योंकि बाहर में क्योंकि पुलिस लोग लगे हुए, तो फोटो भी लेना और वीडियो कॉल करना ये सब मना है। बट आपसे मैं मेट्रो के अंदर बैठ के बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओके। यूक्रेन में फंसे हुए खरसिया के निवासी संतोष बरेठ ने ग्रैंड न्यूज से व्हाट्सएप कॉल में चर्चा करते हुए बताया कि यहाँ हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा। दिन प्रतिदिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुलिस व सेना के जवान सख्त हैं। बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। बाहर निकलने की मनाही है। अभी मेट्रो में होने की वजह से ग्रैंड न्यूज से बात कर पा रहा हूँ। खाने के लाले पड़ गए हैं। सरकार हमें जल्द से जल्द वापिस हमारे छत्तीसगढ़ ले जाए। संतोष ने बताया कि लोरमी जिला मुंगेली का नीलेश जायसवाल भी यहीं फंसा हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। 14वें वर्ष के भोले बाबा की बारात को भव्यता प्रदान किया गया है, जिसमें केरल की झांकियों में देवी देवताओं के दर्शन होंगे, साथ ही कथक कली में झूमते हुए दिखाई देंगे। शंकर पार्वती की शादी को मनोरम झांकी सहित लक्ष्मी नारायण के अनुपम दृश्यों को प्रदर्शन किया जाएगा। बस्तर में दशहरा के समय निकलने वाली झांकी आकर्षण का केंद्र होगी। पंजाब का भांगड़ा और उत्तर प्रदेश का अखाड़े की प्रस्तुति मन को मोहने के लिए पर्याप्त है। इस विषय में ग्रैंड न्यूज से साझा करते हुए बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बारात में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व होगा और 20,000 से अधिक कलाकार शामिल होंगे। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 मार्च को हथखोज से भोले बाबा की बारात निकलेगी। बारात की भव्यता इतनी होगी कि इसे देखने के लिए प्रदेश भर से लोग आते हैं। इस बार भी ये भव्यता कायम रहेगी। इस बारात को सफल बनाने के लिए आयोजक बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के पदाधिकारी व सदस्य महीने भर से जुटे हुए हैं। इस आयोजन का 14वां वर्ष है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यपाल अनसुईया उइके समेत गणमान्य नागरिकों व राजनेताओं को आमंत्रण कार्ड दिया गया है। सभी भोले बाबा की बारात में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। अधिकांश ने हामी भर दी है। उन्होंने कहा कि केरल की 6 झांकियां निकलेंगी। शिव पार्वती, गणेश, हनुमान समेत अन्य देवी देवताओं के स्वरूप लेकर झांकियां प्रदर्शित करते दर्शन देंगे। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से इस बार 6 अलग अलग खास झांकी देखने को मिलेंगी। इस बार पिछले बार से काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की 121 झांकी आपको भोले बाबा की बारात में देखने को मिलेगी। दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, सिमगा समेत अन्य जगहों से झांकी आएगी। लोकल कलाकारों ने इसे तैयार किया है। भोले बाबा की बारात में हजारों की संख्या में कलाकार उपस्थित रहेंगे, जो देवी देवताओं के साथ साथ भूत पिशाच का वेश धारण कर भ्रमण करेंगे। 15 फीट की 9 झांकियों में राम दरबार, श्री कृष्ण लीला, हनुमान शिव तांडव स्वरूप, शिव माँ पार्वती विवाह, शेषनाग नरसिंह अवतार, माँ काली का स्वरूप, राधा कृष्ण की प्रेम लीला समेत अन्य देवी देवताओं के दर्शन आपको बारात में होंगे। इस बार भी राउत नाचा, अखाड़ा, पंथी नृत्य, डीजे, धुमाल, बैंड बाजा में भक्तिमय गीत सुनेंगे, जिसमें श्रद्धालु थिरकेंगे। पहली बार भिलाई में मुंबई का लेजर शो भी होगा। आसमान में जय श्री राम से लेकर कई तरह की जय जयकारे भी लगाते हुए आसमान में दिखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि भोले बाबा की बारात दोपहर 2 बजे इंदिरा नगर हथखोज वार्ड 1 से प्रस्थान कर राम जानकी शिव मंदिर पूजा अर्चना होगी। ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए केनाल रोड, कार्तिकेय चौक, बोलबम चौक, नंदी तिराहा, जोन 1 शिव मंदिर होते हुए जोन 2 श्री राम चौक होते हुए दुर्गा मैदान खुर्सीपार में विवाह स्थल पर समापन होगा। बारात के लिए सैकड़ों की संख्या में वॉलेंटियर्स नियुक्त किए गए हैं। दया सिंह ने ये भी बताया कि भोले बाबा की बारात के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनसुईया उइके, केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, दुर्ग सांसद विजय बघेल, दुर्ग विधायक अरुण वोरा, विधायक विद्यारतन भसीन, विधायक देवेंद्र यादव, मेयर नीरज पाल, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, आईजी दुर्ग एसएसपी बीएन मीणा, दुर्ग रेंज आईजी ओपी पाल, निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, चरोदा मेयर निर्मल कोसरे, भिलाई सभापति गिरवर बंटी साहू, चरोदा सभापति कृष्णा चंद्राकर, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, सीएसपी राकेश जोशी, छावनी सीएसपी समेत संबंधित थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों को आमंत्रण कार्ड दिया गया है। भोले बाबा की बारात का ये 14वां वर्ष है। बाबा की बारात खुर्सीपार भिलाई में है।
और बाबा की बारात में इस बार केरल प्रदेश की झांकियाँ, आंध्र प्रदेश की झांकियाँ, यूपी का अखाड़ा एवं पंजाब का भांगड़ा भी आ रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की 101 झांकियाँ नहीं बल्कि 121 झांकियाँ हैं, जो आप देखेंगे कि चाहे वो दुर्ग जिला हो, रायपुर हो, जगदलपुर हो, बस्तर हो, कवर्धा हो, नांदगांव हो, चाहे भाटापारा हो, हर जगह से झांकियों के एक बड़ा स्वरूप दिखेगा आपको। और 4000 से ज़्यादा आपको राम, रावण, विभीषण, भूत, पिशाच, राक्षस बने नजर आएंगे। और साथ में ही आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी 15-15 फीट के भी ऐसी 10 झांकियाँ हैं, जिसमें आपको शिव विवाह का स्वरूप नजर आएगा, जिसमें आपको हनुमान जी के दृश्य नजर आएंगे, शिव तांडव करते हुए भगवान भोले शंकर जी नजर आएंगे, और राधा कृष्ण भगवान का एक प्रेम लीला नजर आएगा। और उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि विवाह के अंदर में किस तरह भूत, पिशाच, राक्षस हैं, उनका भी एक बड़ा स्वरूप नजर आएगा। साथ ही हमारी प्रशासन से भी बैठक हो गई एक व्यवस्था को लेके, और हमारी पूरी टीम की एक व्यवस्था बनी हुई है। तो बाबा की बारात का रूट मैप, चूँकि बाबा की बारात महाशिवरात्रि पे बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ होगा। हमने कार्ड 21,000 कार्ड पूरे भिलाई, दुर्ग, ये छत्तीसगढ़ के अंदर में बांटा है। तैयारियां हो चुकी है। अब बस 1 तारीख का महाशिवरात्रि का लोगों को इंतजार है। कार्ड जो है लोग उत्सुकता के साथ बाबा की बारात का इंतजार कर रहे हैं। मुख्य आकर्षक क्या रहेगा इस बार? मुख्य आकर्षक इसमें 15-15 फीट की झांकियाँ जो हैं, 11 झांकियाँ वो अलग रहेंगी। उनके अलावा केरल प्रदेश की, जो केरल का माना हुआ केलेम करके एक झांकी है, जिसमें आप देखेंगे कथकली के साथ में भोले बाबा, माँ पार्वती कथकली करते हुए दिखेंगे। साथ में ही आपको लक्ष्मी नारायण जी, चूँकि साउथ का है तो लक्ष्मी नारायण जी का एक अद्भुत मनमोहक दृश्य ही नहीं दिखेगा, बस्तर नयन करते हुए एक अलग अलग दृश्य दिखेगा। बस्तर की 2 झांकियां जो है, जो वहाँ दशहरा में होता है, वो 2 झांकियों का एक अलग बड़े बड़े ढोलक के साथ वो बस्तर स्वरूप में छत्तीसगढ़ का एक बड़ा कल्चर जो सांस्कृतिक के अंदर। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के अंजोरा थाना अंतर्गत ग्राम रसमड़ा और सिलोदा के बीच बेरिया चौक पर स्थित होटल के पीछे नाले में एक अज्ञात पुरुष की, जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 वर्ष होगी, उसकी 3 से 4 दिन पुरानी सड़ी गली लाश बरामद हुई है, जिसे लेकर हत्या होने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लाश के सिर पर बाल नहीं है, बदन में कोई कपड़ा नहीं है। मृतक के दाहिने हाथ में कलाई में गोदने से VS बनबाली गुदा हुआ है। साथ ही हथेली के ऊपर भाग में गोदने से ओम लिखा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस लाश को नाली से निकालने की तैयारी में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आज सबसे पहले ग्रामीणों ने लाश देखी व तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। गाड़ी वाले ने पहले देखा है, फिर उनके बाद में रोड वालों को बताए हैं, और वो दौड़ते हुए गया ना, तो मेरा लड़का बोले कि देख तो माँ क्या हुआ है करके, तो वही देखने गई थी। फिर तुरंत आई हूँ और पुलिस वाले को बताई। अभी तक यही जानकारी है कि रसमड़ा नाला के पानी में अज्ञात पुरुष का शव मिला है, और लाश को देखने से लग रहा है कि लाश 3-4 दिन का है। लाश में कीड़ा आ गया, सड़ गया है। इसकी जांच पंचनामा कार्रवाई की जा रही है, और आगे कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। थाना उतई पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। हत्या के आरोपियों को पति व प्रेमी ने मिलकर की हत्या। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मोटरसाइकिल से शव को जोरा तराई पुराना शराब भट्टी के खंडर में फेंक दिया था। 25 फरवरी को थाना उतई के ग्राम जोरा तराई में पुराना शराब भट्टी खंडहर के पास एक लगभग 35 वर्षीय महिला का शव मिलने की सूचना थाना उतई को मिली थी। थाना प्रभारी उतई निरीक्षक नवी मोनिका पांडे अपनी टीम के साथ थाना उतई के ग्राम जोरा तराई से प्राप्त सूचना पर स्टॉप रवाना होकर जोरा तराई घटना स्थल पहुंचे। घटना स्थल पर पूछताछ से पता चला कि जोरा तराई की ही पूजा निर्मलकर है, जिसे मृतका की मां एवं उसकी बहन ने मृतका की पहचान की। मौके पर मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई किया गया। जांच पंचनामा कार्रवाई एवं परिजनों की पूछताछ पर प्रथम दृष्टया प्रकरण में मृतका की हत्या किया जाना पाए जाने से धारा 302 भारतीय दंड विधान का अपराध बिना नंबरी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मृतका अपने पति अविनाश झा के साथ उम्दा भिलाई 3 में निवासरत थी तथा अविनाश झा पूजा को शादी के बाद से ही मारता पीटता रहता था। आए दिन मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी देता था। अविनाश झा से पूछताछ करने पर बताया कि वह और पूजा उम्दा भिलाई 3 में विगत 1.5-2 माह से रह रहे थे। दिनांक 23/2/2022 को अविनाश अपने घर में व राजू
माया शंकर व पूजा के साथ मिलकर शराब पिए और साउंड बॉक्स बजाकर डांस किए तो पूजा राजू के साथ अश्लील हरकत करने लगी। तब अविनाश को अच्छा नहीं लगा, यह उठकर बाहर शराब लेकर आता हूँ कहकर चला गया। नीचे कुछ देर रहा, फिर आकर दरवाजे की आड़ में देखा तो कमरे में पूजा और राजू आपत्तिजनक स्थिति में थे। कमरे में आकर अविनाश ने राजू के साथ मारपीट की, जिससे राजू के सिर में चोट लगी। सिर में चोट लगने के कारण राजू वहां से निकल गया। अविनाश राजू के जाने के बाद पूजा के साथ मारपीट करने लगा। रात में जब पूजा की तबीयत बिगड़ने लगी तो अविनाश राजू को बुलाने गया कि पूजा को इलाज कराने अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तब दोनों ने चर्चा की कि अस्पताल जाने पर पुलिस केस हो जाएगा, चलो पूजा को मार देते हैं। पूजा ना तो तेरी ना तो मेरी है। राजू पूजा से प्यार करने लगा था। तब पूजा राजू को बोली कि अविनाश को छोड़कर राजू के पास रहेगी। दोनों मिलकर अविनाश के घर में पूजा के साथ मारपीट किए, शराब के बोतल से उसके शरीर में मारे और पूजा के सिर को दीवार से टक्कर मारे और पूजा के गिरने पर अविनाश ने पूजा का गला दबा दिया, जिसमें राजू ने उसका साथ दिया, जिससे पूजा की मौत हो गई। पुलिस को उन दोनों पर शक न हो इसलिए दिनांक 24/2/2022 की दरमियानी रात पूजा के शव को जोरातराई लाने के लिए अविनाश और राजू चादर से शव को लपेटकर अपनी मोटरसाइकिल CG07 CC 9305 से जोरातराई छोड़कर वापस अलग अलग दिशा में चले गए। विवेचना के दौरान आरोपियों अविनाश झा एवं राजू ने घटना करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त वाहन एवं अन्य सामग्री को जब्त किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियली रिमांड पर भेजा गया है। में जोड़ातराई में एक अज्ञात महिला के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर टीम पहुंची और उसकी पहचान पूजा निर्मलकर के रूप में हुई। परिजनों से पूछताछ करने पर आया कि वो महिला जो है उम्दा भिलाई 3 के पास अविनाश झा अपने पति के साथ रहती है, जिसका अपने पति के साथ कई मामलों में लगातार मारपीट होते रहता है। और इस प्राथमिक जांच के आधार पर उसके पति से पूछताछ करने के लिए टीम रवाना हुई थी। टीम रवाना होने पर उसके पति से पूछताछ करने पर उसके द्वारा गोलमोल जवाब देने से, उसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपराध करना कबूल किया गया, जिसे गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा। हत्या का मुख्य कारण जो निकलकर सामने आया, उसका दोस्त उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाता देखकर वो आग बबूला हो गया और उस दौरान वह पहले अपने दोस्त को मारा, उसके बाद अपनी पत्नी को मारा। इसमें 302 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध। आरोपी कहाँ से गिरफ्तार हुए दोनों? आरोपी को तो पहले पूछताछ करने के लिए उनके घरों पे दबिश देकर पकड़े गया था। उसके बाद पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपराध कबूल करने से उन पर आगे कार्रवाई की गई। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नवरंग मंडप नगर शैली में बना देव बलौदा का प्राचीन शिव मंदिर अपने आप में ही खास है। कलचुरी के राजाओं ने 13वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण कराया। राजधानी और दुर्ग के बीच भिलाई 3 चरोदा रेल लाइन के किनारे बसे देव बलौदा गांव का यह ऐतिहासिक मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। आइए आपको भी दिखाते हैं ग्रैंड न्यूज पर क्या खास है इस मंदिर में। शिवरात्रि पर भरने वाले मेले ने इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलाई है। मंदिर के अंदर करीब 3 फीट नीचे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और मंदिर के बाहर बने कुंड को लेकर प्रचलित लोक कथाओं के बीच यह मंदिर अपने आप में खास है। बताया जाता है कि मंदिर को बनाने वाला शिल्पी इसे अधूरा छोड़कर ही चला गया था, इसलिए इसका गुंबद ही नहीं बन पाया। वहीं यहाँ मौजूद कुंड के भीतर ऐसा गुप्त रास्ता है जो आरंग में निकलता है। मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था उस दौरान 6 महीने तक लगातार रात ही थी, लेकिन खगोल के इतिहास में ऐसी घटना का कहीं भी उल्लेख नहीं है। सांस्कृतिकविद एवं शिक्षक राम कुमार वर्मा बताते हैं कि शायद मंदिर के निर्माण में लंबा समय लगा होगा और लोगों ने इस लंबे समय की बात को छमासी रात में बदल दिया। मंदिर के बारे में दूसरी मान्यता ये भी है कि जब शिल्पकार मंदिर को बना रहा था तब वह इतना लीन हो चुका था कि उसे अपने कपड़े तक का होश नहीं था। दिन रात काम करते करते वह नग्न अवस्था में पहुंच चुका था। उस कलाकार के लिए एक दिन पत्नी की जगह बहन भोजन बनाकर लेकर आई। तब शिल्पी ने अपनी बहन को सामने देखा तो दोनों ही शर्मिंदा हो गए। शिल्पी ने खुद को छुपाने मंदिर के ऊपर से ही कुंड में छलांग लगा दी। बहन ने देखा कि भाई कुंड में कूद गया तो इस गम में वह बगल के तालाब में कूद गई। आज भी कुंड और तालाब दोनों मौजूद हैं और तालाब का नाम भी करसा तालाब पड़ गया, क्योंकि जब वह अपने भाई के लिए भोजन लेकर आई थी तो भोजन के साथ सिर पर पानी का कलश भी था। तालाब के बीचों बीच कलशनुमा पत्थर आज भी मौजूद है। कुंड के बारे में लोगों का कहना है
कि इस कुंड के अंदर एक गुप्त सुरंग है जो सीधे आरंग के मंदिर के पास निकलती है। वह शिल्पी जब इस कुंड में कूदा तब उसे वह सुरंग मिली और उसके सहारे वह सीधे आरंग पहुंच गया। बताया जाता है कि आरंग में पहुंचकर वह पत्थर का हो गया और आज भी वह पत्थर की प्रतिमा वहां मौजूद है। इस कुंड में 23 सीढ़ियां हैं और उसके बाद 2 कुएं हैं। इसमें से एक पाताल तोड़ कुआं है जिससे लगातार पानी निकलता है। मंदिर के सौंदर्यीकरण के बारे में और विचार किया जा रहा है, जिसे लेकर चरोदा महापौर निर्मल कोसरे प्रयासरत हैं। जिस उम्मीद के साथ वहाँ पर होना चाहिए था वैसा मुझे कमी महसूस हुई। कारण यह है कि वो रेलवे का जगह है। रेलवे न तो कंस्ट्रक्शन करने देती है, न तो रोड रास्ता बनाने देती है। उस स्थिति में हम लोग कसमकस में फंस जाते हैं कि नगर निगम क्षेत्र के प्राचीन मंदिर होने के बाद में हम लोग विकास नहीं कर पाते। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण रेलवे। यदि रेलवे हमको अनुमति दे तो निश्चित रूप से उसका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। दूसरा, पर्यटन के लिए माननीय हम लोग पर्यटन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उनका विकास हो। गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, उन्होंने वहाँ के तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए राशि दिया, वहाँ के जीर्णोद्धार के लिए भी राशि की मांग इस बार हम लोग करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425072002। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा होने वाले 10वीं व 12वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र को दुर्ग मोहन नगर थाने में सुरक्षित रखा गया है। इन प्रश्न पत्रों को परीक्षा के दिनों में ही परीक्षा केंद्र में पहुंचाया जाएगा। आगामी 3 मार्च से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की परीक्षा होने जा रही है। इसे देखते हुए बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है और परीक्षा के प्रश्न पत्र भी तैयार कर लिए गए हैं और तैयार प्रश्न पत्रों को एक विशेष निगरानी में रखने के लिए
सीलबंद पेटियों में डालकर दुर्ग के मोहन नगर थाने में सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले में कुल 257 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10वीं व 12वीं सीजी बोर्ड के विद्यार्थी एक अच्छे माहौल में परीक्षा दे सकेंगे। 10वीं व 12वीं के प्रश्न पत्र को मोहन नगर थाने में सुरक्षित रखने को लेकर पेपर लेकर पहुंचे शिक्षकों ने बताया कि दुर्ग जिले में कुल 257 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा के दिन ही इन प्रश्न पत्रों को केंद्रों में पहुंचाया जाएगा। दुर्ग जिले पाटन, धमधा और अपना दुर्ग विकासखंड में 257 करीब है। टोटल कितना केंद्र है? 257 केंद्र बनाए गए हैं, प्राइवेट और ये शासकीय दोनों परीक्षा के एक दिन पहले इन पेटियों से पेपर को रवाना किया जाएगा? नहीं, अभी तो थाने में जमा हो रहा है जी। उसके बाद जो जिस दिन पेपर रहेगा उसी दिन निकालेंगे जी। 10वीं और 12वीं की जो प्रश्न पत्र है उसको सुरक्षा की दृष्टि से मोहन नगर थाने में जमा कर रहे हैं। जिस विषय का पेपर होगा उस दिन यहाँ से प्रश्न पत्र लेके अपने मुख्य केंद्र में जाएंगे और वहाँ परीक्षा लेंगे। इसके बारे में तो जिला शिक्षा अधिकारी बता सकते हैं। फिलहाल बोर्ड परीक्षा की तैयारी व परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का चयन भी कर लिया गया है। अब आगामी दिनों में होने वाली बोर्ड परीक्षा के दिन ही इन प्रश्न पत्रों की पेटी खोली जाएगी और प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। हैचरी यूनिटों की श्रृंखला से ग्रामीण महिलाएं अब उद्यमी बन रहे हैं। बड़े पोल्ट्री फार्म जैसे तंत्र गौठान में विकसित हो रहे हैं, जहां पहले प्रयास में ही 225 चूजे उत्पादित कर 75% महिलाएं सफल हो रही हैं। जिला पंचायत दुर्ग ने हैचरी यूनिट के माध्यम से एक नए अध्याय की शुरुआत की है। जिले के तीनों विकास खंड में गौठान को चिन्हित कर कुक्कुट पालन के साथ हैचरी यूनिट की शुरुआत भी की गई है, जिसके लिए दुर्ग विकास खंड में थनौद, पाटन में गाड़ाडी, धमधा में बोरी में हैचरी यूनिट की स्थापना की गई है। हैचरी यूनिट के माध्यम से एक पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अंडे से चूजे तो निकलेंगे ही और भविष्य में एक ऐसे चक्र का निर्माण किया जाएगा जिसमें मुर्गियों से अंडे प्राप्त कर एक पूर्ण चक्र निर्मित किया जा सके, जैसा कि बड़े बड़े पोल्ट्री प्लेटफॉर्मों में किया जाता है। जिले में विभाग द्वारा गौठान में जो विभिन्न नवाचार अपनाए जा रहे हैं और जिस पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जा रहा है, निसंदेह इससे गौठान में कार्य करने वाली महिलाओं और स्व सहायता समूह की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। दुर्ग जिला पंचायत ने शासन की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना को एक नई दिशा दी है। जिला पंचायत अपने प्रयोगों से लगातार साबित कर रहा है कि वह योजनाओं के साथ नवाचार का समावेश करने में राज्य में सबसे आगे है। ग्राम थनौद के गौठान में स्थापित हैचरी यूनिट, जो कि संभवतः देश का पहला गौठान में स्थापित हैचरी यूनिट है, उसमें कार्य करने वाली अमर महिला स्व सहायता समूह ने 21 दिन के चक्र में 300 अंडे में से 225 चूजे उत्पादित कर 75% सफलता हासिल की है। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। खेल को आगे बढ़ाने के लिए भिलाई नगर आयुक्त प्रकाश सर्वे सेक्टर 1 स्टेडियम पहुंचे। उनके साथ ही क्षेत्रीय पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने स्टेडियम में खेलते बच्चों से मुलाकात की और स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए स्टेडियम के रखरखाव के बारे में जानकारी ली। सेक्टर 1 में स्थित स्टेडियम का निरीक्षण करने भिलाई नगर निगम के आयुक्त और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने स्टेडियम का निरीक्षण किया, साथ ही खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके खेल के बारे में जानकारी ली। आयुक्त ने बास्केटबॉल खेला। जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए आयुक्त निरीक्षण पर निकले हैं। उन्होंने स्टेडियम के रखरखाव के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। आयुक्त ने पूरे ग्राउंड का निरीक्षण कर ग्राउंड की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। सेक्टर 1 में बन रहे 2 नए गार्डन का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। स्वर्गीय राजेश पटेल क्रिकेट स्टेडियम में कमिश्नर साहब से निवेदन किया गया था कि वहाँ स्टेडियम में कुछ संधारण की आवश्यकता है, तो उसके निरीक्षण के लिए कमिश्नर साहब आए थे। स्टेटर ग्राउंड में रबर डालना है, ग्राउंड पुराना हो गया है, उसमें पेंटिंग करना है और जालियाँ वगैरह जो टूट गई है उसको ठीक करना है। इसको लेकर कमिश्नर साहब से आग्रह किया गया था, तो कमिश्नर साहब ने निरीक्षण कर ये महसूस किया कि इसकी आवश्यकता है और इसको किया जाना चाहिए। और इसके बाद कमिश्नर साहब सेक्टर 1 के पार्क का भी निरीक्षण किया, जिसमें 2 पार्क अभी प्रस्तावित है उद्घाटन के लिए। उन पार्कों में जो आवश्यकता है उसको भी पूरा करने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। देखिए, खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए और जो प्रैक्टिस ग्राउंड है उनकी सभी जो संधारण और बहुत सारी आवश्यकताएं उसमें होती हैं,
जो कंटिन्यूटी में रहें। बहुत सारे बच्चे हैं जो है खेल का अभ्यास के लिए आते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आज आयुक्त महोदय निरीक्षण पर निकले थे, सामान्य निरीक्षण था और जो कुछ संधारण की आवश्यकता है उनको भी उन्होंने निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बाकी बच्चों से मुलाकात की और उन्होंने स्वयं जो है वॉलीबॉल का खेलकर, बास्केटबॉल का खेलकर वो बच्चों को प्रोत्साहित किए। सभी बच्चों से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पूरे ग्राउंड का निरीक्षण कर ग्राउंड की स्थिति देखी। ये बहुत अच्छी बात है कि एस्ट्रोटर्फ के माध्यम से ये जो ग्राउंड है वो तैयार किया गया है। बहुत अच्छा ग्राउंड बना है, इसको मेंटेन रखने की भी आवश्यकता है। ये निगम की मंशा है और इस मंशा को पूरा करने का जो काम है वो करना है, तो इस पर अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए हैं। अग्रिम कार्रवाई आयुक्त महोदय के निर्देश पर उनके मार्गदर्शन में की जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग में एक ही दिन में 2 थानों के कर्मचारियों की मौत हो जाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। शनिवार का दिन पुलिस विभाग के लिए काफी दर्दनाक रहा जब 2 थानों के 2 कर्मचारियों की मौत की खबर अचानक सुनने को मिली। दोनों ही मामलों में एक मामला जेवरा सिरसा पुलिस चौकी का है और दूसरा मामला एडिशनल एसपी के रीडर पीयूष सिंह बैस का है। आपको बता दें कि बीती रात पीयूष बाफना टोल प्लाजा के समीप भट्टी में शराब पीने गया था। भट्टी के आसपास के लोगों का कहना है कि मृतक ने कुछ लोगों को पास बुलाकर शराब भी पिलाई। शराब पीने के बाद बस्ती के लोग तो चले गए, लेकिन पीयूष वापस लौटकर वहीं दोबारा आया और सुबह पीयूष की लाश कार में ही मिली। मौके की सूचना मिलते ही पुलिस सहित एडिशनल एसपी खुद मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। पुलिस जानकारी के अनुसार मृतक कुछ दिनों से पारिवारिक परेशानियों से जूझ रहा था, जिसके कारण वह नशे का सेवन भी करने लगा था। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मरचूरी भिजवा दिया है। वैसे मृतक के शरीर में किसी तरह की चोट के निशान नहीं है। मौत किन कारणों से हुई इसका खुलासा पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। ये पीयूष बैस पिता स्वर्गीय धान सिंह 42 साल का जयंती नगर मोहन नगर थाने का रहने वाला था जी। हाँ, थान सिंह, पिता का नाम थान सिंह है। जो जिसकी बॉडी आज कार में संदिग्ध स्थिति में बाईपास भट्टी के पास मिली है। तो इसमें प्रथमतः पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कर रही है। घटना स्थल पे एफएसएल की टीम वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अवलोकन किया गया और जो यहाँ पे देखने से ऐसा कोई संदिग्ध वस्तु या शरीर में किसी तरह का कोई चोट नहीं मिला है। पीएम कराया गया है। डॉक्टर से चर्चा पे अटैक का संभावना से डेथ होना बताए हैं और विसरा प्रिजर्व किया गया है। इसमें सर कुछ पारिवारिक टेंशन भी था इनको। कुछ दिनों से इसका फैमिली में पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये अपने काम पे भी नहीं जा रहा था और अत्यधिक शराब का सेवन कर रहा था, ऐसा पता चला। जी जी, थैंक यू सर। रेड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। जिला तहसील कार्यालय में सर्वर डाउन होने की वजह से अपने विभिन्न कार्यों को लेकर तहसील पहुंचने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर एसडीएम विनय पोयाम भी काफी चिंतित है। वर्तमान में सभी विभागीय कार्यालयों में सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में जिला दुर्ग तहसील कार्यालय में भी रजिस्ट्री से संबंधित या अन्य कार्यों को लेकर सारे काम ऑनलाइन के माध्यम से ही किए जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रोसीजर अब लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। गौरतलब है कि अपने कार्यों को लेकर तहसील पहुंचने वाले लोगों को जब ये सुनने को मिलता है कि सर्वर डाउन है और उनका कार्य अभी नहीं हो पाएगा, तो वो काफी हैरान परेशान हो जाते हैं और दूर दराज से पहुंचे ग्रामीण वापस गांव जाने को मजबूर हो जाते हैं। कार्यालय में रोजाना ही सर्वर डाउन की समस्या अब विभागीय अधिकारियों के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है, जिसे लेकर एसडीएम विनय पोयाम ने भी खेद जाहिर किया है। जैसे आपको भी पता है, विदित है, चाहे रजिस्ट्री के करने के बाद भी नामांतरण की प्रक्रिया हो, चाहे जीवन खसरा हो, सभी आज के दिन में ऑनलाइन होते हैं जी। ऑनलाइन के माध्यम से सभी सेवाएं का हम लोग भी देने का पूरा प्रयास करते हैं, पर कभी कभार दिक्कतें आती हैं, सर्वर की दिक्कतें आती हैं, संसाधन की दिक्कतें आती हैं, जिसको हम लोग अपने तरफ से उच्च कार्यालय को अवगत कराया जाता है नियम अनुसार, और ताकि हमें संसाधन की पूर्ति हो और सर्वर के माध्यम में समय समय पे टेक्नीशियन अवेलेबल हैं राज्य स्तर पे, उनसे बात करके उसका निपटारा करने की कोशिश करते हैं और हम लोग कर्मबद्ध रहते हैं कि समय सीमा में कम से कम वो ऑनलाइन की कार्रवाई की जा सके। उसके लिए पूर्ण प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। सर अक्सर देखा गया है ऐसे लौट जाते लोग, तो उन्हें किस तरह का आश्वासन आप लोगों के द्वारा दिया जाता है? वो कुछ जो व्यक्ति वापस चले जाते हैं, कुछ तो समझ जाते हैं, जो आजकल के जो युवा पीढ़ी हैं वो समझ जाते हैं, पर
जो बुजुर्ग हैं या फिर कोई पुराने पीढ़ी के हैं उनको समझाने में हमें भी दिक्कत आती है, बट कोई और चारा नहीं रहता है, पर उनको समझाने का ही प्रयास किया जा सकता है क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। जब तक वो सर्वर ठीक नहीं हो या फिर कुछ दिक्कतें क्लियर ना हो उसकी सॉर्ट आउट हम उनको बता नहीं पाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, पर एट द एंड वो भी थोड़ा समझ जाते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं तो उनका काम हो ही जाता है। जी जी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं निवेशक कल्याण संघ के सदस्यों ने चिट फंड कंपनी में फंसे पैसे को वापस दिलाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले भर के गरीब किसान मजदूर छोटे बड़े व्यापारियों को चिट फंड कंपनी में पैसा निवेश करने को लेकर लगातार 2015 से संघ के द्वारा प्रशासन को आवेदन, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से पैसा वापसी की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं निवेशक कल्याण संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप लगाई गुहार। संघ के सदस्यों का कहना है कि 2015 से चिट फंड कंपनी में निवेशक हुए पैसे की वापसी के लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। पुनः आवेदन सौंप कलेक्टर से चिट फंड कंपनी से पैसा को वापस दिलाने लगाई गुहार। अभिकर्ता एवं उपभोक्ता कल्याण संघ के समस्त पदाधिकारी और निवेशकगण सभी आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि 2 अगस्त से सभी का फार्म पैसा वापसी का जमा करवाया है, लेकिन उस आवेदन पर अभी तक किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया है और वो जो आवेदन है वो जैसा का तैसा उस बंडल पे पड़ा हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे आवेदन के हम निवेदन कर रहे हैं शासन से कि हमारे मांगों को 10 दिन के भीतर अपना मंशा जाहिर करे और 10 दिन के अंदर बता दे कि शासन क्या चाहता है। यदि 10 दिन के भीतर हमको कोई सूचना या जानकारी नहीं मिलता है तो हम सभी अभिकर्ता संघ उग्र आंदोलन नेशनल हाईवे में करने के लिए हम बाध्य हैं। हमारे पैसा 2005 से स्टार्टिंग करी कंपनी सरकार है से और लाख बाद इतना से मतलब सरकार है कंपनी एक हाथ में पैसा दे, एक हाथ में वोट दे के राजीव भवन में तो वादा करी से आज बेटी बचा और बेटी पढ़ाओ कहा थी है, तो आज हम बेरोजगार रहे ना, समझे कि रोजगार मिल गई है ना, तो आज हम अपन घर में मर के जिया था, तो आज सरकार के गेट के सामने में आत्महत्या करके मरबो तभे जान ही कहा सरकार है आज पैसा नहीं दी तो घर के सामने में जाकर आत्महत्या करबो। और हमरा ऐसा तो जब आचार संहिता लगे पहले हमारे पैसा वापस नहीं हुई ना तो पूरा लेडीज मन है आत्महत्या करके मरबो, तब बोला पता चली भूपेश बघेल। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।